हेलो दोस्तों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राजप्रभा एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और आपके जितने भी व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप हैं उन पर शेयर करें, ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट 2012 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जो प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा हुई थी, जिसमें हम पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। इस स्थिति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह पढ़ाते समय की कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है? राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। कौन कौन से तरीकों की परिगणना करती है? ऑप्शन ए है कि उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। ऑप्शन बी है कि उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। ऑप्शन सी है उसे धूप में खुला फैला देती है। और ऑप्शन डी है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो उपर्युक्त तकनीकी बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? तो बी हमारा क्या है कि उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तो वह कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसके विषय में वो बात कर रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरा धनिया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? जो वह घर्षण पढ़ाते समय उदाहरण दिए है, तो इनमें से कौन सा उदाहरण गलत है, यही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। किस तथ्य के द्वारा इसे व्याख्यायित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। और यही कारण है कि लोहे की कील डूब जाती है और हम लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को देखते हैं कि पानी में तैरता रहता है। तो स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? तो ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है हमारा
कि विद्यार्थियों को कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कैसे की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आक्रामक व्यवहार। जब बच्चा तनावग्रस्त होता है तो उसके व्यवहार आक्रामक हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिभावक शिक्षा अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। जो आप देखते हैं विद्यालय में अभिभावक शिक्षक की जो मीटिंग होती है तो उसको कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है हमारा? पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहन के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग व्यक्तिगत रूप से खाली स्थान के माध्यम से सहयोग दे सकते हैं। तो किसके माध्यम से सहयोग दे सकते हैं? एक बार और देख लेते हैं प्रश्न को। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग व्यक्तिगत रूप से किसके माध्यम से सहयोग दे सकते हैं या सहायता कर सकते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। व्यवस्था दो बार टाइपिंग हो गया है। तो आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। वायु हर जगह है प्रकरण को जब शिक्षक पढ़ा रहा है तो शिक्षार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। पहला पूछता है ऑप्शन ए कि क्या मृदा में वायु है। ऑप्शन बी है कि क्या पानी के अंदर वायु है। ऑप्शन सी है क्या हमारे शरीर में वायु है। और ऑप्शन डी है कि क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? इस तरह के प्रश्न पूछकर शिक्षक शिक्षार्थियों में कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? ऑप्शन ए है वर्गीकरण कौशल। ऑप्शन बी है चिंतन कौशल। ऑप्शन सी है संवेगात्मक कौशल। और ऑप्शन डी है अवलोकन कौशल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन कौशल। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? इनमें से आपको बताना है कि भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। और अमूमन हम देखते हैं कि क्या होता है कि पहले हम सब्जी को काट लेते हैं उसके बाद धोते हैं, लेकिन अगर सही तरीका यह है कि सब्जियों को अच्छी तरह से पहले हम धो लें फिर उसके बाद काटें। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है।
उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। कौन कौन सी गतिविधियां सुझाते हैं? ऑप्शन ए है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और नीचे धकेलें। ऑप्शन बी है स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना। ऑप्शन सी है गुब्बारे में हवा भरना। और ऑप्शन डी है 2 भरे हुए गुब्बारों की एक छड़ से बांधना तथा साम्यवादी अवस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। ऑप्शन डी एक बार और देख लेते हैं। 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो उपर्युक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी? इन चारों में से कौन सी वो गतिविधि है जो वांछित परिणाम को प्रदर्शित करेंगी? तो ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और डी क्या है कि खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और नीचे धकेल लें। और ऑप्शन डी है 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए और डी। अगला प्रश्न है हमारा, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते। यह किसके कारण हो सकता है? एक विज्ञान की शिक्षिका जो श्वसन पाठ को पढ़ा रही है और यह देखती है पढ़ाते समय कि बच्चे श्वसन और सांस लेने में अंतर नहीं समझते हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा क्या है कि कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? प्रश्न है हमारा, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 प्रक्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। ऑप्शन बी है वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। और ऑप्शन सी है निस्तारण, अवसादन, वाष्पन और निस्यंदन। और ऑप्शन डी है अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन। और प्रश्न हमारा क्या है कि रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में किसका उपयोग किया जाना चाहिए नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेखा की मां खाली स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। रेखा की मां किस लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेखा की मां हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो किससे भरपूर हो? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से या विटामिन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें प्रोटीन से भरपूर आहार लेने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? तो ऑप्शन देख लीजिए। तो खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है हमारा कि जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, खाली स्थान के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंखा रखा जाता है। किसके लिए मछली घर को एक्वेरियम बोलते हैं कि हवा वाला पंखा रखा जाता है? किस लिए, क्या कारण है कि मछली घर में हवा वाला पंखा रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए मछली घर में हवा वाला पंखा रखा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है क्षय रोग से बचाव के लिए। पहला है कि दिन में 2 बार ब्रश करें। ऑप्शन बी है इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसेज पहने। ऑप्शन सी है मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें। और ऑप्शन डी है हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? और प्रश्न हमारा क्या है कि अंजलि की सहेली दांतों में क्षय रोग से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। तो आपको बताना है कि इनमें से अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या है, सी, डी और ए। सी, डी और ए। तो सी में हमारा क्या है, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें। और डी क्या है, हर खाने के बाद कुल्ला करें। और ए है दिन में 2 बार ब्रश करें, जिससे कि क्षय रोग से बचने के बचाव मिल सके। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। पहले में है जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, दूसरे वेन आरेख में है पानी में रहने वाले जीव जंतु और तीसरे में है अंडे देने वाले जीव जंतु। तो यानी जल, थल, जमीन पर रहने वाले, पानी में रहने वाले और अंडे देने वाले, 3 तरह के जीव हैं। तो प्रश्न क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु यक्ष में रखे जा सकते हैं। तो यक्ष किस में है, तो यक्ष जमीन पर रहने वाले जंतु भी यक्ष में आ रहे हैं,
पानी में रहने वाले जंतु भी यक्ष में आ रहे हैं और अंडे देने वाले जंतु भी यक्ष में आ रहे हैं। तो प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु यक्ष में रखे जा सकते हैं। तो कौन कौन से जीव हैं इसमें? मगरमच्छ है, ईल है, शार्क है और मछली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन हमारा क्या है कि नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु और अंडे देने वाले जीव जंतु और निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु यक्ष में रखे जा सकते हैं। तो यक्ष में तो ये तीनों जमीन पर जो ऐसा जीव बताना है आपको जो जमीन पर भी रहे, पानी में भी रहे और अंडे भी देने वाला हो। तीन में से कौन सा हो सकता है? उस जीव को आपको बताना है कि जो अंडा भी देता है, जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मगरमच्छ। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। तो जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म है जो पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वृद्धि और प्रजनन। ये पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि और प्रजनन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है। इनमें से आपको बताना है कि कौन से शब्द समूह है जो आपस में संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लौह। क्योंकि मच्छर किससे होता है, मलेरिया किससे होता है, तो मच्छर से, और एनीमिया जिसे रक्त अल्पता कहते हैं यह किसकी कमी से होता है, तो लौह की कमी से होता है। तो मलेरिया का संबंध मच्छर से और रक्त अल्पता या एनीमिया का संबंध है लौह से तत्व की कमी से। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह की कमी से। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी कैसा होता है। मछली घर का पानी, एक बार और देख लेते हैं प्रश्न को। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है, एक्वेरियम मतलब मछली घर, तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी कैसा होता है, मछली के तैरने के योग्य नहीं है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है या खनिज रहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन रहित है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपको इसमें बताना है कि चांद की सतह की जो विशेषता है उसके बारे में सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी नहीं, गहरे गड्ढर और ऊंचे पहाड़। तो चांद की सतह की विशेषताओं की सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है कि पानी नहीं है वहाँ पे, गहरे गड्ढर है और ऊंचे पहाड़ हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है।
आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। ऑप्शन ए है कि अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। ऑप्शन बी, पानी के बर्तनों, कूलर और टंकियों को साफ रखें। ऑप्शन सी, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। और ऑप्शन डी है, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो पोस्टर का उद्देश्य खाली स्थान के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। तो किस बीमारी के फैलने के बारे में ये पोस्टर जागरूक कर रहा है? वो कौन सी बीमारी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न एक बार और देख लीजिए कि आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों, कूलर और टंकियों को साफ रखें, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें और स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो पोस्टर का उद्देश्य खाली स्थान के फैलने के बारे में जागरूक कर रहा है। किस बीमारी के फैलने के बारे में जागरूक कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंगू और जापानी मस्तिष्क, इंसेफ्लाइटिस। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, इंसेफ्लाइटिस। तो ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में समृद्ध वनस्पति जाति और प्राणी जाति में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षा के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो विद्यार्थियों की सहायता किस तरह से करेगा? भारत में समृद्ध वनस्पति और प्राणी जाति पढ़ाने के बाद, प्रकरणों को पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों की सहायता किस तरह से करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ना। तो कक्षीय अधिगम को जो हम लोग कक्षा में, विद्यालय में, स्कूल में पढ़ते हैं, उसको वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। जो हम शैक्षिक भ्रमण पे जाते हैं तो उसकी वास्तविकता हमें पता चलती है। जैसे हम पढ़ लेते हैं कि हाँ ताजमहल ऐसा है, फ़ोटो में देख लेते हैं, लेकिन उसकी असली खूबसूरती, असली खासियत, आखिर वो हकीकत में देखने में कैसा लगता है, तो इसका अनुभव तो हमें पास ही जाके होगा, किताब में या फ़ोटो में देख के तो होगा नहीं। तो वास्तविक कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 86 है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री यानी भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती हैं। एक बार और देख लेते हैं प्रश्न को, थोड़ा कंफ्यूज हो गए। शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभव को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है।
विज्ञान शिक्षिका होनी चाहिए, लेकिन यहाँ टाइपिंग करते समय छूट गया है। तो कौन सी गतिविधियाँ करनी चाहिए? बच्चों से कौन सी गतिविधि करने के लिए कर रही है विज्ञान शिक्षिका? ऑप्शन ए, बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। ऑप्शन बी है, 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। ऑप्शन सी है, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्र का काम करें। ऑप्शन सी है, शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में एग्जाम्पल में से कौन सा शामिल नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न एक बार और देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो शामिल करना और खोजबीन करना, ये शामिल नहीं होते हैं। शामिल करना और खोजबीन करना, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 88 है। एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि ऐसा होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है कि एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण को पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। तो इसमें यह पाया गया है कि अनुभाग अ के जो विद्यार्थी हैं बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? किस कारण से अनुभाग अ के विद्यार्थी इसको समझने में सफल हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संसाधन शिक्षण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? प्रश्न है हमारा, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या दिया हमारा? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, और दोस्तों आज की इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए हमारा क्या है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। तो एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए हमें इन चरणों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इनका सही क्रम क्या होता है? पहले हम प्रश्न पत्र का डिजाइन करते हैं, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, फिर प्रश्न को लिखते हैं, फिर उनका संपादन करते हैं, फिर अंक निर्धारित करते हैं, अंक योजना लिखना। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, और यूपी टेट, सी टेट और जितने भी अदर राज्य के टेट एग्ज़ाम हैं उन सब प्रीवियस पेपर को हम देखेंगे,
और अभी तक आप हमारे चैनल को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।